हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखें, क्योंकि वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए अत्यधिक फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपके सामने ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसका रासायनिक सूत्र C6H8 और O6 होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8 और O6 होता है। यह नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर में पाया जाता है। साथ ही और भी विटामिन की जानकारी लेते हैं। अगर विटामिन हम के की बात कर लें तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह विटामिन हरी पत्तीदार सब्जियों इत्यादि में पाया जाता है। अगर विटामिन ई की बात कर लें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी आ जाती है। अगर विटामिन डी की बात कर लें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग एवं वयस्कों में ऑस्टियोमिलेसिस नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन डी अंडा, धूप, सूर्य का प्रकाश, धूप, मांस, मछली का तेल इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन ए की बात कर लें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से आँख का सूखा रोग, जिसको हम जीरोथेल्मिया कहते हैं, हो जाता है। साथ ही अगर हम विटामिन बी की बात कर लें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं विटामिन से संबंधित सारी जानकारी आपके पास पहुंच गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर टू है, पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोपेप्सिन स्टोमेच के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदल जाता है। और पेप्सिन का कार्य प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करना होता है और एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। साथ ही अगर हम चर्चा कर लें हार्मोन, तो हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में यह सहायक होता है। अगर हम विटामिन की बात कर लें तो विटामिन हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन एंजाइम होता है। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। यकृत में होता है, तिली में होता है, यकृत तथा पेशी में होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह यकृत तथा पेशियों में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। यकृत में ही पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है और साथ ही यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है और आरबीसी भी नष्ट यकृत में होता है। यहाँ पर अगर और बात करें हम यकृत के बारे में तो यकृत विषैले पदार्थों को विषाहीन कर देता है। साथ ही यकृत एक ऐसी ग्रंथि है जो खुद को रिड्यूस कर लेती है। तो उम्मीद करते हैं कि यकृत से संबंधित सारी जानकारी आपके पास पहुँच गई होगी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर फोर है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? आपके सामने ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
दंत इनेमल को कठोर बनाने का कार्य फ्लोरीन का होता है। अब देखते हैं इसके और भी फैक्ट्स। देखिए, फ्लोरीन की कमी से मनुष्यों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। दांत का निर्माण में 85% भाग कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। 85% भाग कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांत का निर्माण में या हड्डी के निर्माण में। दांत या हड्डी के निर्माण में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कठोर बनाने का कार्य कौन करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम अगर आप लगाते हैं तो ये गलत है। भले ही दांत के निर्माण में या हड्डी के निर्माण में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, लेकिन कठोर बनाने का कार्य जो है फ्लोरीन का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर फ्लोरीन हो जाएगा। अगर हम आयोडीन का चर्चा कर लें जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आयोडीन जो है लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है और आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं इससे जानकारी आपको सारी पहुंच गई होगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। पित्त का मुख्य कार्य है। आपके सामने ऑप्शन है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा पोषण हेतु शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, पित्त की अगर बात कर लें तो पित्त जो है प्राकृतिक रूप से क्षारीय होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वनस्पति घी के उद्योग उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन है वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयनीकरण। तो देखते हैं वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और इसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो हाइड्रोजन का प्रयोग जब किया जाएगा तो हाइड्रोजन जुड़ता है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस क्रिया को अपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में जो है अपचयन की क्रिया होती है, और अपचयन की क्रिया में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपचयन की क्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, जबकि उपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब जो है अवकरण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 7। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के डाइसेकेराइड का एक प्रकार होता है जिसमें 2 मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर बनाते हैं। जैसे सुक्रोज अगर हमको बनाना है तो ये ग्लूकोज आप प्लस फ्रुक्टोज को मिला देंगे तो सुक्रोज बन जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिल करके सुक्रोज बनता है। ये दोनों मोनोसेकेराइड होते हैं, तो 2 मोनोसेकेराइड मिल करके और सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। इस प्रश्न की अगर सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जबकि अवकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 4, 3, 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले समस्थानिक का नाम होता है प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। दूसरे समस्थानिक का नाम होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम से ही भारी जल का निर्माण होता है, और भारी जल का सूत्र होता है D2O, और इसका जो है अणु भार होता है 20। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सूत्र और ये।
तो ये भी सवाल आपसे किया जा सकता है कि भारी जल का निर्माण जो है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से किया जाता है, तो ड्यूटेरियम। और भारी जल का प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। और इसका तीसरा जो है समस्थानिक है ट्राइटियम। ट्राइटियम एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न से जुड़े सारी जानकारी आपको पहुंच गई होगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब गोताखोर पानी के अंदर जाता है तो एक सिलेंडर में ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण को लेके जाता है, जिससे वह श्वसन करने में सहायता उसको प्रदान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी निश्चित तापमान पर संश्रित विलयन कैसा होता है। आपके सामने ऑप्शन है रंगहीन, अत्यधिक रंगीन, और अधिक ठोस विलयन घोल में असमर्थ, निलंबित ठोस कण वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं संतृप्त विलयन कैसा होता है। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय और विलायक की मात्रा निश्चित अनुपात में सामान्य होती है, लेकिन असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि विलयन और विलायक और विलय में घुलने में असमर्थ हो जाता है। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वाटर को और शुगर को मिलाते हैं, यदि शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी तो पूरी तरह से शुगर वाटर में नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार अधिक ठोस विलय घोलने में क्या हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा। WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE कम हो जाएगा। देखिए पृथ्वी अंडे के आकार की है, इस प्रकार की है, और यहाँ पर जब जाती है, जब ध्रुवों पर जाती है तो पृथ्वी का वेग बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, जबकि विषुवत रेखा पर पृथ्वी का वेग बहुत अधिक होता है। और हम जानते हैं यदि वेग पृथ्वी का घटता है तो उसके जो है पिंड के भार में भी कमी आती है। तो यहाँ पर जो है ध्रुव पर जो है पृथ्वी का वेग न के बराबर होता है, यानी ध्रुव पर अगर कोई भी वस्तु है और पृथ्वी घूर्णन करना रोक देगी, घूमना बंद कर देगी, तब भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि विषुवत रेखा पर जो वस्तु है अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तब उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो अगर इसमें हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो पिंड ध्रुव पर है अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी, रुक जाएगी, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि WE के भार में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट। देखिए लिफ्ट से सामान्यतः 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे। एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। देखिए जब ऊपर की ओर, जब आप कभी लिफ्ट में चढ़ेंगे तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करते हुए जाएगी तो आपको अपनी भार आभासी भार से खुद अधिक, वास्तविक भार से आभासी भार आपको अधिक लगेगी, यानी कि आपको भार, आपके शरीर का भार आपको ज़्यादा महसूस होने लगेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब शरीर का भार कम महसूस कब होगा, तो जब नीचे की ओर तो त्वरण से जाएगी तो शरीर का भार कम महसूस होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यदि अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, तो आपका भार, अगर आप उसमें हैं, लिफ्ट में हैं और लिफ्ट की डोरी टूट जाए अचानक, तो आपका जो भार है वह शून्य हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ऊपर जाते हुए और एक नीचे जाते हुए। तो जब आप त्वरण से ऊपर जाएंगे
तो भार आपको अधिक महसूस होगा, जब त्वरण से नीचे आएंगे तो भार आपको कम महसूस होगा, अगर डोरी टूट जाएगी तो आपका भार शून्य हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे, यहीं से कोई ना कोई प्रश्न बनते रहता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, ऑप्शन है आपके सामने, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। देखिए द्रव्यमान भिन्न होगा, द्रव्यमान तो कहीं भी फिक्स रहता है, तो ये प्रश्न, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरी की बात करते हैं, उसका द्रव्यमान वो भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, नहीं द्रव्यमान तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी भिन्न नहीं होगा, दूसरा भी गलत हो गया। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी से अगर कोई भी पिंड चंद्रमा पर हम ले जाएंगे, चंद्रमा पर ले जाएं या सूर्य जहाँ भी ले जाएं, मंगल पर भी ले जाएं, तो पदार्थ का जो है द्रव्यमान वही रहेगा, भार चेंज होता है। अब ये भार चेंज होने का कारण ये है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो है स्मॉल जी का जो मान है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान है वह कम है। अर्थात कितना है, तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो है पिंड का भार 1/6 हो जाता है। यानी अगर 60 किलो की वस्तु पृथ्वी पर है, अगर हम उसको लेके जाएंगे चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 10 किलो का हो जाएगा, 6 दाँ के 60 किलो की वस्तु पृथ्वी पर है और उसको हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो वह 10 किलो का हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, एक समान गति से घूर्णित, ये घूर्णित है, इसको देखेंगे आप, घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी हुई है। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागे सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा। देखिए अगर हम कोणीय वेग की बात कर लें तो एक समान गति से पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। इसको W से सूचित किया जाता है, ओमेगा से, और इसका सूत्र θ/t होता है। और इसकी हम मात्रा की बात कर लें तो रेडियन पर सेकंड होता है, तो W बराबर θ/t होता है। तो अगर एकाएक आप कोई भी एक जो है गेंद ले सकते हैं और उसको धागे में बांधकर जब आप घुमाएंगे और जब गेंद उसमें से निकल जाएगी, टूट जाएगा धागा, जब टूट जाएगा तो धागा बहुत तेज़ी से घूर्णन करता है, और जब बहुत तेज़ी से घूर्णन करेगा तो क्या होगा, तो इसका कोणीय वेग जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।